कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे, कब दर पे बुलाओगे। नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज जो हमारे मेहमान हैं वो सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब हैं। शाह साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम जो हमेशा की तरह होता है उस पर हम बात करेंगे। शाह साहब, आज की ताज़ा तरीन क्या न्यूज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपके टीम को भी, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौसम आज हल्की हल्की बारिश थी। मौसम थोड़ा सा सर्द था लेकिन इतना भी सर्द नहीं, लेकिन बारिश जो है हल्की हल्की बारिश हुई है और इससे जो बीमारियां हैं वो दोबारा कुछ कम होंगी, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर अल्लाह का फजल आता है और कुछ ना कुछ जो गले में खारिश सर्दी और गर्मी की वजह से होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे आज डेनमार्क की बहुत, ये उनका क्या होता है? ये आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा सियासी बीमारियां भी साथ आ जाती हैं। ये सियासी बीमारियां तो बहुत सारी हैं। एक तो हमारी इंटरनल बीमारियां हैं जो कि सियासी तौर पे यहाँ डेनमार्क के अंदर जो अमेरिका के कुछ विजिटर हैं जिन्होंने डेनमार्क का जो हिस्सा है ग्रीनलैंड, उनको जो उन्होंने विजिट किया है उसके ऊपर हमारी वजीर आजम का भी बयान आया है और काफ़ी रंजीदा लग रही है कि इन्होंने क्यों बगैर पूछे विजिट किया है ग्रीनलैंड को अमेरिका ने। और इसी तरीके से अब 2 अप्रैल को जो यहाँ पे जो पाबंदियां लगने जा रही हैं, टोल लगना जा रहा है, कस्टम लगना जा रहा है 25% अमेरिका की तरफ से। किस पर कस्टम लग रहा है जी? मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगेगा और ये अमेरिका लगा रहा है। इससे प्राइस जो पर भी टैक्स लग रहा है जी, सियासत पर भी टैक्स लग रहा है। बिल्कुल, सियासत पे भी तो टैक्स लगना ही है, क्योंकि जो बोल रहे हैं उनकी सियासत डाउन हो जाएगी और जो नए हैं उनकी वाह वाह हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक हालात बताता हूँ कि जो आज डेनमार्क की स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से स्टैटिस्टिक्स आई है कि 2023 में 50,540 फॉरनर और डेंशों ने डेनमार्क को छोड़ा और 2024 में 52,500 जो है 52,580 लोगों ने, जिसके अंदर फॉरनर और जिनको हम कहते हैं कि बाहर से आके टेक्निकल लोग यहाँ काम कर रहे थे वो भी, और डेनिश, ये मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और इस साल के अंदर जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और देखें कि अब क्या होता है कि यहाँ की महंगाई किस तरफ जाती है। तो ये टेल जो है ये ऑफिशियली है। और इसके साथ जो दूसरी खबर है वो आपको पता ही है कि हमने बात की थी और कल आपके संडे के प्रोग्राम में मलिक सिकंदर ने भी, ग्रोने पार्टी के फॉर्मर ने भी बात की थी और आपने उनसे सवाल किया था वो पोर्नोग्राफी के बारे में। वो भी इस वक्त बड़ी हाईलाइट है और पार्टियों के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी बंदे जो हैं वो दूसरी पार्टियों में कुछ मौजूद हैं जिनको अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या ये वो पहले वाला हिसाब होगा जैसे रेडिकल वेंस्ट्रा के और सोशल डेमोक्रेट के बड़े ही नामवर सियासतदान को सीटों से हाथ, रेडिकल वेंस्ट्रा का फोरमैन चला गया था और सोशल डेमोक्रेट का एक चढ़ता हुआ सारा चला गया था और इल्ज़ाम क्या थे कि आपने असाइनमेंट की है, औरतों को हाथ लगाया है, तो इस पे वो चले गए थे। तो क्या इससे डेनमार्क की सियासत में आगे कोई ज़्यादा हलचल आने वाली है? और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ जरा कम्यून की तरफ आए, ये बातें ज्यादातर तो कम्यून लेवल पे होती हैं। ये छोटी सी एक और इम्पोर्टेंट खबर दे दूं तो उसके बाद जो आज की बड़ी इम्पोर्टेंट है ये टैक्सी ब्रदर्स के लिए है।
जब से ये नया कानून बना है तो अब जो वीगो टैक्सी है, वीगो टैक्सी, ये भी जो आरूस और कोपेनहेगन में चलती है वीगो, और इसके साथ फियगांग स्यूटू जो कि आमा टैक्सी किसी वक्त होती थी, ये एक फर्म है बोल्ट, BOLT बोल्ट। ये अमेरिकन फर्म है जो मेरा ख्याल में है कि सामा अबाइट करती है बड़ी फर्मों के साथ। उन्होंने इन दोनों को खरीद लिया है, जिसके अंदर वीगो के अंदर तकरीबन 300 के करीब टैक्सी हैं आरूस और कोपेनहेगन के अंदर जो वहाँ पे चली गई हैं। और ये सब जो है अब वही तरीका आ गया है कि अब बड़ी फर्में जो हैं वो टैक्सी ड्राइवरों का, वोनमैनों का गला घोंटेंगी और इनको जो है 3-3 साल 4-4 साल जो है वो बैंडिंग के अंदर रखेंगी। और मुझे ये भी खबर मिली है कि कुछ बड़ी कंपनियों के वोनमैन हैं वो छोड़कर और बाकायदा ड्राइवर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि उसके अंदर उबर है, और कुछ जो है दूसरी फर्मों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हम प्लस लाइवारा या दूसरी चीज़ें देते हैं ये बहुत ही महंगा है। और इस वक्त ड्राइवर और वीगो और ये जो आमा टैक्सी है ये टॉप पे जा रही है अपने बिजनेस के लिहाज से, और दूसरों का बिजनेस डाउन हो रहा है। जी राजा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप 200 करोड़ तक अगर टैक्सी में सफर करते हैं उतर जाएं तो बस फ्री है आपके लिए? देखिए जी, ये तो जो अब टैक्सी सेल्सकेप के अंदर बंदे बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं, लेकिन आप ये एक बात ये दुरुस्त है कि अगर आप ऐप के अंदर, अगर आप इंटरनेट की ऐप के अंदर आप बुकिंग ऑर्डर करा लेते हैं कि मैंने लुफ्तावन से कोपेनहेगन स्टेशन तक या सेंटर गॉदर्स प्रेस तक जाना है और मैं 250 करोड़ दूंगा, और वो आपकी एग्रीमेंट हो जाती है, तो टैक्सी ड्राइवर को ख्वा रास्ते में कितनी भी तकलीफात हो, कितनी भी ज़्यादा ट्रैफिक हो, जूम हो, और उसका नॉर्मल जो है वो 4-5-6-700 करोड़ वहाँ तक बनता हो उस सिचुएशन के अंदर, तो वो 250 करोड़ ही आपको देने पड़ेंगे। तो इसका नुकसान किसका? इसका नुकसान जो है सब वो ये भी खबरें चल रही हैं कि अगर आप 200 करोड़ तक जहाँ तक जाते हैं उतर जाएं तो कोई पैसे नहीं है। नहीं, ये तो बात सही नहीं है, ये बात जो है ये नहीं ठीक। लेकिन आपने अगर कहीं जाना है तो आप पहले जो है पेमेंट कर सकते हैं, आपको अलाउड है कि आप खासकर उबर के अंदर कि अगर आपने फिक्स किया है तो आप वहाँ पे पेमेंट भी जो है अपने कार्ड से पहले कर देते हैं, ताकि जब आप उतरेंगे तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। ये इस तरह होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब टैक्सामीटर स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर आ जाता है 250 करोड़। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं तो आप उसको जो है ऐप के ज़रिए 250 करोड़ दे सकते हैं, और वो 250 करोड़ वो टैक्सी जो सेल्स के बाद उसको मिल जाते हैं। लिहाजा आप वहाँ जाके तो ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाए। तो वो ये सारा कुछ आजकल ऐप के ऊपर चल रहा है, ये सब कुछ इंटरनेट के। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका ये एक खुशाइंदा बात है कि उबर आई है, लेकिन शाह साहब ऊपर से आम पब्लिक को फायदा हुआ है या कि नुकसान हुआ है? नहीं, आम पब्लिक को तो फायदा है, लेकिन नुकसान वोनमैनों का हुआ है, क्योंकि वो महंगी गाड़ियां लेके और इतने सस्ता काम करें। अगर उनको राइट्स होते कि वो सही में असल में वोनमैन है और उनके अख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा हैं, अगर एक आदमी उनको पेमेंट नहीं करता तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको पुलिस बुलाना पड़ेगी। पुलिस क्या कहेगी कि आप अदालत में जाए। आप 4-5 साहब ये तो साथ साथ चलता रहेगा टैक्सी ब्रांच के हवाले से। तो शाह साहब इस हफ्ते में काफ़ी गर्म रहे जो पाकिस्तानी बरादरी है, रमज़ान की वजह से 23 मार्च भी आ गया, अफ्तारी भी आ गई, और उससे पहले भी अफ्तारियाँ हो रही हैं, और खूब जो फ़ोटोओं की मारदार शुरू है। फ़िरका तस्वीरिया हम सब के समेत जो है वो बड़ा जो एक्टिव नज़र आया। ये पूरा हफ्ता क्या चल रहा है? ये सबसे पहले तो शुरू मैं करूँगा कि यहाँ 19 मार्च से लेके 21वें रोज़े तक यहाँ हर मस्जिद के अंदर शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मनाई गई। इमाम एक तरफ मस्जिद कहते हैं, दूसरी तरफ कल्चर सेंटर कहते हैं। अली के जो थी अलैहिस्सलाम की शहादत
वो मनाई गई और लोगों ने दुआएं की और लोगों ने यहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम पेश किए और उनकी ये शहादत पे अफसोस का भी शाह इजहार साहब, किया। ये मसाजिद में प्रोग्राम हुआ या कल्चर सेंटर में हुआ? ये कल्चर सेंटर्स में हुआ और मसाजिद तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं और वो भी दोनों खतरे में है। उसके ऊपर हम आते हैं, उसके ऊपर शाह साहब, इस आपके। पर भी जरा बात करें, पहले दूसरी बात मुकम्मल कर लें, लेकिन इस पर जरूर बात करें, खतरे में क्या चीजें आ रहा है। जी मैं वो आपको बताता हूँ। ये हजरत अली की शहादत बड़े एहतराम से यहाँ मनाई गई है और 2 दिन मनाई गई है। एक 21 रमज़ान मनाया गया जो सऊदी अरब के साथ था और एक 21 रमज़ान मनाया गया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से है, क्योंकि मोस्टली फ़िके जो हैं वो क्योंकि हिंदुस्तान से बने हैं तो लिहाजा तो शाह ये साहब, चीज़ें। तादाद क्या थी, हाजिरी कैसी थी? हाजिरी लोगों की काफ़ी थी और हद से ज़्यादा थी। मैं 2 जगह गया और इमाम बारगाह में भी गया था तो वहाँ पे वेन्यूज़ वहाँ पे भी बिल्कुल पैक्ड थे। कोई जगह नहीं थी, दिल रखने को जगह नहीं थी और उसमें ये नहीं कि सिर्फ अहले तशय्युअ थे, उसके अंदर अहले सुन्नत भी काफ़ी तादाद में वहाँ पे हाजिरी थी। शाह साहब, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था? जी बहुत अच्छा इंतज़ाम था जी, खाने पीने का कोई दोनों जगह पे खाने का इंतज़ाम खुला था और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा खाना था कि वो ओवर बुक्ड कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना था और लोगों ने साथ घरों में भी ले गए और बचत भी बहुत ज़्यादा हुई, फल फ्रूट बहुत ज़्यादा था ख़त्म के लिए जो हुआ था। तो ये चीज़ें तो थी शहादत अली के ऊपर लोगों ने जो अपना उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया और वहाँ उनकी शहादत पे आए। मैं मोहब्बत का लफ्ज़ इसलिए इख्तियार कर रहा हूँ कि आज के ज़माने में किसी से मोहब्बत करना या किसी से तलकदारी रखना बहुत मुश्किल है। लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं, लेकिन हमारे प्यारे नबी के दामाद भाई और उनके जो हजरत अली को इतनी इज्जत एहतराम इस दफ़ा कोपेनहेगन में शाह मिला साहब, है। ये तो हर साल पहली जो पहले होता है, बताओ। ये दिन मनाया जाता है। शाह साहब, आगे चलते हैं। जो अपनी कम्युनिटी, दूसरी ये तो था कि मजहबी त्यौहार था, मजहबी दिन था, इस लिहाज से जो है बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। हाजिरी बड़ी अच्छी थी, खाने बड़े अच्छे थे, अफ्तारी बड़ी खुलकर हुई। लेकिन जो बाकी प्रोग्राम साथ साथ चल रहे हैं, जरा इस तरफ भी जी आए। उसमें इसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी ने 23 मार्च का दिन मनाया हुआ था, जो सबको पता है कि करारदाद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की करारदाद तो 1957 से ही 1857 से ही शुरू हो गई थी कि जब अजब खान और दूसरे पठानों ने और बलोचियों ने और सिंधियों ने और बंगालियों ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को नहीं माना था। फिर शेर शाह सूरी और सबका आपको जिक्र का पता है, टीपू सुल्तान, सबका आपको पता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे जंग की। लेकिन फिर जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये देखा अपने साथियों के साथ मिलके कि ये नामुमकिन है, हम जो है 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के मालिक हैं, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। शाह साहब, ये तो हिस्ट्री है, लेकिन जब अम्बेसी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ा सोबर प्रोग्राम था, सिंपल प्रोग्राम था, वहाँ ज़ाहिर है रोज़ा था, अफ्तारी का सिस्टम तो नहीं था, सुबह 11 का टाइम था, वो माहौल आपको कैसे लगा? ये बहुत अच्छा था, आप भी वहाँ पे मौजूद थे और एम्बेसडर साहब ने बाकायदा अपनी स्पीच के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने की, वो सबका हमें वहाँ हवाला दिया गया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हम लोग आए हैं। और एम्बेसडर साहब ने हर एक बंदे के साथ, खुसूसी हर तंजीमात के बंदे वहाँ पे मौजूद थे, लेडीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी, कसीर तादाद में बंदे थे, तो सबके साथ वो मिले और बड़े खुश असलूबी के साथ मिले। यही नहीं कि किसी की उन्होंने बात ना सब, सुनी हो। लेकिन उन्होंने अपनी जो स्पीच थी उसमें बड़ी खूबसूरत बात की। सदर साहब के और वज़ीर आज़म के पास जो बयानात हैं, पढ़कर हर साल हमें सुनाए जाते हैं, हर साल हम उन पैगामात को सुनते हैं। जी जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की सफ़ीर मोहतरम शुएब सरवर साहब ने, कि डेनमार्क और पाकिस्तान के तल्लुकात पिछले 25 साल से बहुत बेहतर हैं। जी बिल्कुल हालात बेहतर हैं, वो तजारती लेवल पे या फॉरेन लेवल पे तो हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पे जो तल्लुकात हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा अब रोशनी डालने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो अफ्तारी का प्रोग्राम था पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से,
जिसके अंदर खुसूसी तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि इतनी बड़ी जगह नहीं होती, और एम्बेसी ने जो तंजीमात को और दूसरे लोगों को इनवाइट किया हुआ था, वहाँ ज़ाहिर आप है सबको तो नहीं बुला सकते इतनी छोटी जगह पर। जी, जगह छोटी थी और वहाँ पे, और ये बड़ा अच्छा खाने का इंतज़ाम था, इफ्तारी बड़ी अच्छे तरीके से थी, और एम्बेसडर साहब हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहे, हर आदमी के साथ उन्होंने बात की और सवालों के जवाब दिए, और वहाँ पे सारी तंजीमात वहाँ पे मौजूद थी। चलें शाह साहब आगे चलते हैं। जी, अब मसला ये है कि आपने बात की कि दो मसाजिद और जो ये कल्चर सेंटर है। देखिए, हमने बारहा ये अर्ज की है और लोगों से इल्तमास की है कि आप कुछ अपने दिमाग को खोलें, अपने आप को होश के दामन लाएं। वहाँ पे एम्बेसडर साहब भी खड़े थे, और इरफान, डॉक्टर इरफान भी थे, और दूसरे भी सियासतदान थे, और गालिबन आप भी साथ ही खड़े थे वहाँ पे। वहाँ पे ये बात हो रही थी कि ये जो दो मसाजिद और दो कल्चर सेंटर जो हैं, जिनके अंदर अली मस्जिद, थोर सामफोन, इस्लामिक सेंटर और वाली जो मसला, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो इस वक्त ये कोर्ट्स के अंदर इनके केस जो हैं नियरली डन है, वो उसके ऊपर हम कैसे करें और क्या चीज़ ऐसा अमल करें कि ये इनको बंद ना होने दिया जाए। क्योंकि अगर ये बंद हो गए तो ये तो पहली लिस्ट है जिसका तकरीबन फैसला हो चुका है, लेकिन जो पिछली लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे कल्चर सेंटर्स हैं, और उसके अंदर ये है कि जब आप कल्चर शाह साहब आपकी बहुत सा से मुराद क्या है? जी, वहाँ इसके अंदर आप ये देखेंगे कि मैं नाम लिए बगैर ये कहूँगा कि कोपनहेगन और उडेंसे और आरूस और ऑलबर्ग की जितनी भी हमारे जहाँ हम नमाज पढ़ने जाते हैं, और उनको एज ए कल्चर सेंटर हमने उनके नाम दिए हुए हैं, या स्पोर्ट्स सेंटर या किसी किस्म का, वहाँ पे जो हम चंदा इकट्ठा करते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिस्टम है। क्योंकि इसके अंदर आपने जो चीज़ें डोनेशन होती है वो आपको थ्रू बैंक की होनी चाहिए, और इसका हिसाब किताब होना चाहिए, ये पैसे कहाँ लगे, कहाँ गए, इन सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने नज़र रखी है। और गवर्नमेंट ही नहीं, लेकिन शाह साहब चंदा करते वक्त तक तो वीडियो फिल्में बनती रही हैं, कल्चर सेंटर खुद लगाते रहे हैं जो बड़े मशहूर कल्चर सेंटर हैं। जी, ये तो इन्होंने बहुत गलती की है कि ये इन्होंने अपनी वीडियोस लगा दी हैं, फेसबुक के ऊपर भी आ गए हैं कि देखें जी हम खाना खा रहे हैं, कितने 100 बंदा आया हुआ है, और कितनी चीज़ें आ रही हैं। इन सब का हिसाब जो है वो टैक्स वालों ने इनसे लेना है, और ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। क्योंकि इनको पहले समझाया गया था आपके ही प्लेटफॉर्म पे पिछले साल, उससे पिछले साल के खुदारा आप इन चीज़ों को तब्दील करें। एक कल्चर सेंटर है, अगर कल्चर सेंटर है तो आप उसको आप अपनी प्राइवेट इबादत वहाँ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इबादत गाह का दर्जा नहीं दे सकते। इबादत गाह का दर्जा एक ही है जिसका अल्लाह ताला ने नाम रखा है मस्जिद, और मस्जिद जो है उसका नाम जो है वो कुरान मजीद में बाकायदा आया है। तो लिहाजा इनकी निगाह में जब हम इनसे बात करते हैं एज ए पॉलिटिशियन और एज ए मुसलमान, तो वो कहते हैं कि कल्चर सेंटर की कोई बेहुरमती नहीं होती। कल्चर सेंटर के तो हम बूट पहन के भी अंदर जा सकते हैं, वो तो कल्चर सेंटर है। लेकिन जब आप चर्च में जाते हैं, या आप सिनेगाल में जाते हैं, या आप हिंदुओं की मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एहतराम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उनको रजिस्टर्ड इन्होंने किया है। वो कहते हैं कि जब हम अली मस्जिद के अंदर जाएंगे या दूसरी जो मस्जिद है उसके अंदर जाएंगे तो हम बाकायदा जो भी फॉइनिंग हो उसका सिस्टम होता है, उनका एहतराम करना चाहिए। लोगों को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये मसाजिद में जाते हैं, कल्चर सेंटर्स में जाते हैं, ये पानी का ज़िया करते हैं, और ये चीज़ें क्यों नहीं संभल रही? जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत सारे कल्चर सेंटर जो हैं वो इस लिस्ट में भी शामिल है। ये बिल्कुल, ये बात हमारी हुई थी डॉक्टर इरफान के साथ, और उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ, ये बड़ी सफाई के साथ ये बात की। उन्होंने कहा कि हमने सारे कल्चर सेंटर वालों को लिखा था कि आप आएँ, हम बैठ के, तो ये जो हमारी DMU है इसके नीचे, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक पर्सन भी हैं,
तो उन्होंने एम्बेसडर साहब के सामने ये बात की। तो मैंने फिर उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप एक दफ़ा बराए मेहरबानी दोबारा बुलाएं और इसके अंदर एम्बेसडर साहब को भी बुलाएं, ताकि हम वहाँ बैठ के इन लोगों की बात करें। और फिर उसके बाद एम्बेसडर साहब और दूसरे जो हैं, हालांकि ऑफिशियली तौर पे आप ऐसे मसाइल के अंदर एम्बेसी को नहीं बुला सकते, क्योंकि एम्बेसी का काम दूसरा होता है और उनका कोई तल्लुक नहीं होता किसी मजहब के। जैसे ईरान वालों को अब अली मस्जिद के अंदर दखल अंदाजी देने के ऊपर उसको बंद किया जा रहा है। अली मस्जिद के ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो हमें पता है कि क्या एलिगेशंस हैं। ये तलाकनामे को ना एक्सेप्ट करना, मुआहदा किया हुआ है कि हम। चलें शाह साहब, ये तो इंतजामी मामलात हैं ना, जिस तरह शाह साहब लेकिन देखे ना कि वो गलत है, क्योंकि उनको डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे थे, वैसे साहब से बात कर रहे थे, लेकिन शाह साहब जब 23 मार्च का प्रोग्राम था पाकिस्तान एम्बेसी में, उसमें कोई मजहबी तंजीम नहीं आई थी, आप क्या कहेंगे? ये इनको मजहबी तंजीमों को चाहिए था कि वहां पे आते और आकर, जैसे मेरा ख्याल में डॉक्टर इरफान साहब भी वहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि ये ओपन थी और आपके भी प्लेटफॉर्म से ये आम थी, फेसबुक पे सब लोगों को थी। और 23 मार्च जो है ये कोई एक आदमी का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। और इसके अंदर पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, उसके अंदर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, उसके अंदर सब खाने पे तो सब आ गए थे अफ्तारी पे। जी, अफ्तारी में तो फिर अक्सरियत वहाँ मौजूद नहीं थी 23 मार्च वाले दिन। 23 मार्च वाले दिन एम्बेसी में अक्सरियत मौजूद नहीं थी, रफ्तारी पे खाने पे मौजूद थे। जी, खाने पे तो फिर आपको पता है कि उनको दावतनामे गए हुए थे, तो फिर उन्होंने वहां पे तो आना था। तो जहाँ पे उनको पता था ना समोसा ना पकौड़ा है, सिर्फ ठंडी हवा खानी है, तो वहां पे कौन आता है। और दूसरी ये बात है कि उनको पता था कि प्रेसिडेंट का और वज़ीर आज़म के जो हमें पैगामात हैं वो पढ़ के सुना दिए जाएंगे। हालांकि ये 23 मार्च के जो बेसिक वजूहात हैं, जो असल इसका ड्रॉप सीन है कि ये क्यों बनी है, क्यों ये करारदाद मंजूर हुई, क्यों कायदे आज़म और मुस्लिम लीगी जो थे उस वक़्त के, ये क्यों मजबूर हुए, वो इस वजह से कि जब अंग्रेज आते हैं, आप जरा लोकल सियासत की तरफ आते हैं, कानूनों की तरफ आते हैं। एक सेकंड सिर्फ मैं इस पे एक सेकंड लूंगा। वो इसलिए कि अंग्रेजों ने लिख दिया था बास बिल्डिंग के अंदर, होटलों के ऊपर, और बकायदा ट्रेन, मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रेन देखी है, जिसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है डॉग्स एंड ब्लैक आर नॉट अलाउड। यानी कि काले, हमें वो काले समझते थे इंडियंस को, काले और कुत्ते जो हैं वो इन कैबिन के अंदर, गाड़ी ट्रेनों के अंदर या इन इमारत के अंदर नहीं घुस सकते। ये इतनी ज़्यादा उनकी तरफ से नफरत थी कि जिस वजह से एहसास हो गया था मुसलमानों को कि ये हिंदुओं को बर्दाश्त कर लेते हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लिहाजा इसलिए जो है वो पाकिस्तान बनाना बहुत लाजम था। और ये 23 मार्च जो है ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। अगर शाह साहब 23 मार्च की बात करते हैं, सारे जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन ये हमारी खबर है, हम लोगों के साथ, अपने सामाइन के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ सारी सियासी जमातों के सदूर जो हैं वो खुद कफील हैं, या पार्टियां सारी खुद कफील हैं। तो शाह साहब किसी सियासी पार्टी ने 23 मार्च नहीं मनाया। वो क्योंकि पाकिस्तान से हो सकता है कोई लीडर ना आया हो, कोई लीडर आ जाता तो वो मना लेते। तो ये तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारी कौम जो है वो हर बात के ऊपर वहीं पे जाती है, वहीं पर ख़त्म होती है जहाँ समोसा पकोड़ा हो, और वहाँ पे बात चली जाती है और दूसरी जगह नहीं जाती। शाह साहब, मैंने इसलिए बात की है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो रहमतुल्लाह बेग साहब हमेशा मनाते थे, छोटा प्रोग्राम करते थे, लेकिन 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम करते थे, लेकिन रहमतुल्लाह बेग साहब भी नज़र नहीं आए। 23 बाकी तंजीम तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन 23 मार्च के हवाले से बेग साहब नज़र नहीं आए। सदर साहब तो उनके बिल्कुल, रोमी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, आपसे भी उनकी मुलाकात हुई है, नून लीग की राजा शनात सारे वहाँ पे प्रेजेंट थे। मसला जो है कि क्या लोग जो हैं वो क्या देख रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी वजह यह है शाह साहब, ये मेरे सारे सवाल करने का मकसद ये था कि हर जगह खाने पे इज्तिमा हुआ, सारी जगहों पे इज्तिमा हुआ, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत पर जो प्रोग्राम हुए बड़ा इज्तिमा हुआ। तो शाह साहब, जो हमारे अपने मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ के बच्चों के मसाइल हैं, कभी इस पर भी इतने बड़े इज्तिमा होते हैं?
नहीं, क्योंकि वहां पे पकौड़ा क्योंकि नहीं शाह होगा, साहब ये हम समोसा सिर्फ नहीं होगा। खाने वाली जगहों पे रह गए हैं, बिल्कुल। हमारा देखिए, सारा आपने दीन सारी सियासत खाने की आपने जगहों पर है। सियासी बात करनी है ना, अगर आपने सियासी बात करनी है तो आपको समोसा पकौड़ा और पिज्जा लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो कोई बंदा कहेगा छाड़ी यार, फलानी मस्जिद में चलो चलते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, किसी खत्म पे बैठ जाएंगे, कुछ होगा, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपकी इत्तेहाद का मसला है, जहाँ आपके बच्चों के फ्यूचर का मसला है, आप ये देखें कि मैं अब आऊंगा फ्री कोरोना की तरफ, शाह जो साहब फ्री हमारे। खिलौने पर मैं सवाल करूंगा। शाह साहब आपके एक फोरमैन थे, आप फोरमैन थे नहीं हैं फोरमैन, उनका हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत सारी बातें की, शायद डेफिनेट आपने इंटरव्यू वो आपने देखा भी होगा, आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था और बड़ा खुल के उसने बात की है और बताया है। और असल में बात ये होती है कि जब आप सियासत में आते हैं तो कुछ इकदाम जो होते हैं आपने वो खुफिया रखने होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दूसरी पार्टीज जो होती हैं उनसे आपने पीछे हट के रहना पड़ता है, क्योंकि आप अगर हर चीज़ को ओपन कर देंगे तो फिर आप दूसरे खिलाड़ियों के लिए मैदान खुला छोड़ देंगे कि हमने इतना स्कोर किया तो वो उसके डबल स्कोर करने के जीतने की कोशिश में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब क्योंकि कल हमारी मीटिंग हुई है, बड़ी कामयाब मीटिंग हुई है, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा अगला सेशन है वो शुरू हो रहा है, और इसके अंदर ये पार्टी जो है उभर के सबके सामने आ जाएगी। मास्टर और साहब आपकी आपके पार्टी में प्लेटफॉर्म। शामिल हो रहे हैं, वो तो सोशल डेमोक्रेट के बड़े पुराने मेंबर हैं, कौन जी? मास्टर याकूब साहब। जी, मास्टर यकूब साहब, देखे वो सिर्फ नाम के मास्टर नहीं है, वो वाकई उस्ताद हैं। उनके बहुत ज़्यादा शागिर्द थे, फिर उन्होंने यहाँ इस मुल्क के अंदर रह के बहुत ज़्यादा खिदमत की है, मुस्लिम लीग की भी और इस अपनी कम्युनिटी की भी। और अब अगर वो ये सोचते हैं और उनका ज़ाविया बदला है तो वो नज़रियात बदलते हैं, मीडिया से नज़रियात बदलते हैं, आप जैसे लोगों के सवालात और जवाबात से। जब आप ऐसे सवालात करते हैं तो फिर लोगों के जहन खुलते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या है। देखिए, मैं आज लेकिन अभी। शाह साहब आप तो सियासी बात कर रहे हैं, एक तरफ तो लोगों ने फैसला कर लिया जी आने वाला इलेक्शन होगा, हमने क्या सोचना है क्या करना है, किस तरह ये इस कम्यून के इलेक्शन को देखेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है शाह साहब। इस दफ़ा काफ़ी अरसा के बाद जो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो कम्यून का इलेक्शन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, जिसमें लॉर्ड मेयर की सीट भी खतरे में है जो हमेशा सोशल डेमोक्रेट के पास रही, और इसमें सिकंदर सिद्दीक जो है बड़े उभरते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं हमें फिलहाल। वो तो वोट पड़ेंगे तो उस वक्त पता चलेगा, आप उनकी जमात या आपकी जमात। इंशाल्लाह बात यह है कि जो नज़रियात हम लेके आ रहे हैं, मसलन आज आबर्ट्स मार्केट और रिक्रूटिंग जड़ी है ना फर्म, उसने ये हुकूमत से दावा किया है कि पिछले 2 साल से बल्कि 3 साल से जो पेंशनर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनकी पेंशन जो है वो नहीं बढ़ी, दूसरे हर चीज़ें बढ़ गई हैं लेकिन उनके ऊपर नहीं। तो ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो यहाँ की कम्यून्स के अंदर जो है वो पार्लियामेंट कुछ और कानून बना रही है, और कानून के बाद वो नीचे जो लॉज आते हैं वो आके, तो जब इनकी छोटी असेंबली उसके अंदर कम्यून के अंदर आते हैं तो वो अपने उसको चेंज कर देते हैं। और अब तो हमारी शाह जो। साहब पाकिस्तान की असम्बलियों में चले जाएं, देखें ना 5-5 लाख वजीरों ने अपनी तनख्वाह बना ली है। जी, अब कल हमारी मीटिंग में ये बात हुई है और इसके ऊपर हम सब मुत्फिक हैं कि मैं बेशक स्पोक पर्सन हूँ और मीडिया उनका मैं पर्सनल स्पिन डॉक्टर हूँ, लेकिन जो सियासी बहुत बड़े सियासी अमवार है उसके ऊपर मलक के अंदर जो है, क्योंकि अब वो पहले तो वो पाकिस्तान गए हुए थे और यहाँ अपनी पार्टी को यकजा करने में मसरूफ थे, तो मैं ओपनली हर बात करता था। अब जो है वो बकायदा बात करेंगे, हर दफ़ा बात करेंगे। आज भी मेरी उनसे दिन को भी बात हुई है, शाम को वो कल का मंसूबा बताएंगे, और वो जो है वो बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से, हमारी अपनी ज़बान में आपका प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको पूरे लेकिन यूरोप में शाह सुना साहब मैं जाता है। आप ठीक है सुनते हैं शाह साहब, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आप भी जी इन्फॉर्मेशन देते हैं। शाह साहब जो लोग कहते हैं कि हमने अभी फैसला नहीं किया, इसका मतलब है उनके कोई सियासी जी जी, नजरियात फैसला नहीं है। हो गया, फैसला हो गया है।
फैसला ये है कि क्या इन पार्टीज के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं क्या उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनके जीतने के इम्कान है या नहीं है। क्या वो आगे जाकर तो क्या हमें वो हलवा पुलाव खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपका मतलब है कि हम जीतने वाले की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए ना। अभी 2 अप्रैल के बाद जो जो ये कस्टम का धमाका हो रहा है, कस्टम वालों का, ये जो अमेरिका ने सारे यूरोप पे लागू कर रहा है और दुनिया पे, तो ये 2 अप्रैल के बाद जो है चीजें महंगाई हो जाएंगी। मैंने आपको अभी दिए हैं, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि इतने बंदे जो हैं दूसरे ममालिक में चले गए हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो वापस आ रहा है यूरोपियन यूनियन में और उसने दरखास्तें भी कर दी हैं, वो दोबारा कह रहा है कि मैं अपील कर रहा हूँ, और वो अपनी आर्मी की भी जो है फौज वो यूरोप में बेच रहा है क्योंकि नेटो से अब हम लोग बाहर हो रहे हैं। तो उसमें आप ये देखिएगा कि पाकिस्तानी जो हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर वो वापस चले जाएंगे इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ज्यादा चांसेस हैं, मच बेटर लाइफ है। आपने जितनी खिदमत आपने रेडियो पे की, अगर आप इंग्लैंड में इतनी खिदमत करते या हमारे दूसरी तंजीमात, तो 100% जैसे मलका ने वहाँ पे और अब किंग ने वहाँ पे सर का खिताब, लेडी का खिताब और दूसरे खिताबात ऑफिस ऑफ होम और ये वो टाइटल दिए हुए हैं, लॉर्ड्स के टाइटल दिए हुए हैं पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, दूसरों को। तो यहाँ पे भी, यहाँ हमें क्या मिल रहा है? यहाँ हमें मिल रहा है कि तुमसे बुरा बंदा ही कोई नहीं, सबको एक ही वो हांडी में डाल। साहब उसकी वजह क्या है? हमारी खबरें देखें ना। ये हमारी खबरें हम देखें, सारी मेजॉरिटी जो है वो खराब नहीं। जो मेजॉरिटी सियासत में है वो शाह साहब आप कल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे, मसाजिद की बात कर रहे थे, क्या लोगों ने चंदे इकट्ठे करके पाकिस्तान सियासत पर नहीं इकट्ठे किए, सियासत नहीं की? नहीं, वो तो अब वो ये जवाब दे होंगे इसके ऊपर, क्योंकि जो डेडलाइन है जिसके ऊपर कल साहब लोगों ने उधार बैंकों से लेकर क्यों दिया बहरी कजाकों को? देखिए, एक एक चीज का हिसाब जो है शाह साहब ये कोई मजाक तो नहीं, जब हमारे खिलाफ कानून बनते हम चीखना शुरू कर देते हैं। तो फिर नाना दे चाचा बलादी फलाना बलादी नाना खड़े करें अपने बंदे, नाना के पैगाम देना शुरू कर दें कि हमारे मुकाबले में। साहब ये जमहूरी मुल्क है, कानून में जमहूरियत की सियासत होती है। आपके पास वोट है, आप वोट देकर अपना काउंसिल बनाएं, आप जाकर वहां की पार्लियामेंट में डिबेट करें, अपने कानून कायदे तब्दील करने की कोशिश करें, जिस तरह आप अक्सर कहते रहते हैं हर कानून तब्दील हो सकता है। देखिए जी, जब मेरे तक ये खबरें पहुंचती हैं कि कहते हैं जी कि हमारे मुकाबले में आप अपना बंदा ना खड़ा करें, भाई आपके मुकाबले में हम बंदा क्यों ना खड़ा करें? क्योंकि आपने काम ही कुछ नहीं किया। जब आपने कुछ प्लेटफॉर्म पे लाया ही नहीं है। सबसे पहले मैं तो एल्बर्ट स्लोन को देखूंगा कि एल्बर्ट स्लोन का नाम अखबारों में आया है। सबसे बुरी तरीन अगर किसी को कहा गया है कि जिन्होंने अपने ओरिजिनल डेनिश के साथ, और वो भी हैंडीकैप और वो भी फलके पेंशनिस्ट, उसको इन्होंने एक्टिव कर दिया। देखिए कितना बड़ा जुल्म है जो हमारी पार्टी जिस सोच पे चल रही है, वो मैं थोड़ी सी यहाँ डिस्क्लोज करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। वो ये है कि आप बीमारी पे जाते हैं, आपको कहा जाता है जी कि आप सख्त तरीन बीमार हैं, अब आप काम करने के लायक नहीं, आपको बिफोर टाइम पेंशन होनी चाहिए। ये कम्यून का काम है कि उसके पेंशन के ऊपर काम करे जब उसके सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर हों, और डॉक्टर्स ये लिखते हैं, हॉस्पिटल्स लिखते हैं कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, अब ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, आपने कुछ लेना है, वो क्या करते हैं, उसको जॉब सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं। जब उसको जॉब सेंटर में आप शिफ्ट करते हैं, कम्यून करती है, तो ये ऊल ऑलिट हो जाता है। ये शरी तौर पे, कानूनी तौर पे हमारे डेंट्स लॉ गिवनिंग के अंदर जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसकी खिलाफ वर्जी है। क्यों कि जब कम्यून उसको शिफ्ट करती है कि आप जो हैं अब जॉब सेंटर में आ गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आप किसी वक्त में भी काम पे भेजे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब सेंटर में रख के वहाँ आपको कहते हैं जी कि अब आप एक्टिव हैं, अब को बीमारी से आपको तरोताज़ा कर देते हैं। ये किस तरह का कानून है? ये किस तरह का लॉ गिवनिंग है? क्या ये हमारे काउंसलर नहीं बोल सकते? क्या इन्होंने बूढ़ा नहीं होना? क्या इनके बाप दादा यहाँ पे बूढ़े नहीं हुए? क्या इनकी बीवी बच्चों ने यहाँ बूढ़ा नहीं होना?
मैं रोजे के साथ तो शाह साहब जो जोश मैं में बोल समझता हूँ, रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है कि ये जो साबका या मौजूदा सिटी काउंसलर हैं वो रोल अदा नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, वो बोलते ही नहीं है, उनके उनके मुंह में जबान ही नहीं है कि आगे बताएं कि आओ बाहर निकलो, हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेशन करो, आओ हम बुलाते हैं, हम डांस शो को बुलाते हैं, बताते हैं कि क्या। देखें क्या। शाह साहब आप एक लफ्ज यूज करते हैं जो बड़ा पॉपुलर है, गबीयत। जी, हम लोग इस पर ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। बहुत ज्यादा गाबियत इतनी है कि हम तो कहते हैं जी कि फलाना बंदा, मुझे एक बंदा कह रहा था जी शाह जी आपको डैनिश की समझ कैसे आ गई। मैंने कहा जब आपके बड़े बड़े यहाँ पे आए थे उस वक्त मैं डैनिश के साथ मेरी शादी थी। तो कहता जी आप, मैंने कहा मैं रोजे से मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने कहा मेरे डैनिश से बच्चे हैं, मैंने डैनिश स्कूल गया हूँ, हर एक चीज की है। तो वो मेरी शक्ल देखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा देखो, कुछ लोग होते हैं डैनिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन उनको लिखने की तमीज नहीं होती, उनको समझने की तमीज नहीं होती। तो मैंने कहा मुझे डैनिश शाह साहब मुआशरे को टाइम समझने की इजाज़त नहीं तमीज दे है। रहा। शाह साहब मैं आपको बात बताता चलूँ कि हमारी अफ्तारियों में अच्छा खासा इज्तिमा होता है। हमारी अभी ईद आने वाली है, इस पर बड़े बड़े दो दो ईदें पढ़ाई जाएंगी, दैन पढ़ाई जाएंगी, और उस पर लोग हज़ारों की तादाद में आएंगे। तो शाह साहब जो हमारे अपने मुतालबात हैं, हमारे बच्चों के मुतालबात हैं, हमारे मुस्तकबिल के मुतालबात हैं, उसके लिए हम टाउन हॉल के सामने या पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं इकट्ठे होते? वजह ये देखें जी, बताएं। मैंने आपको सीधी बात कही है कि यहाँ पे कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे इनको इकट्ठा करने की बात की गई थी कि सारे सेंटर्स इकट्ठे हों। तो वहाँ पे कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया। तो मेरे से उन्होंने एतराज किया, तो मैंने कहा हाँ जी मैं उस दिन बीमार था, मैं नहीं आ सका। शाह साहब लेकिन आप सारे इकट्ठे सेंटर करेंगे, उनके गुरु तो इस मुल्क में होते ही नहीं सबके। गुरुओं जब को आपका गुरु ही नहीं है तो चेले क्या कर सकते हैं? नहीं, तो जब बंद हो गई या इनको तकलीफ हुई तो फिर हिसाब किताब तो वहां होगा, हिसाब किताब तो होगा अब कि आप कैसे शाह अफोर्ड साहब कर सकते एक हैं। तंजीम नजर आई है हमें जो डीएमसी के, जिनका सब कुछ यहीं डेनमार्क में है। ये बड़े अच्छे हैं, इम्तियाज साहब बहुत अच्छे हैं, शफकत से उन्होंने हाथ रखा है इनके सर के ऊपर। उनके सदर को भी, आपके साथ भी मुलाकात हुई है, अभी वहां पे मौजूद थे। उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें ये हैं कि ये सबको लेके चले। वो सम पीपल आर फूल सम टाइम, नॉट ऑल द टाइम। आप लोगों को चंद हर दफा बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक बेवकूफ इंसान के साथ भी हर वक्त उसके साथ उसको तंज करेंगे तो एक दफा वो बोल पड़ेगा। तो हमें ये चाहिए कि हमें अब ये देखना पड़ेगा कि शाह जब साहब आप बताएं, शाह साहब मुख्तार बताएं, क्या डीएमसी लीड करेगी आने वाले वक्त में? जी ये करे या दूसरी जमात करे, क्योंकि अब मसला जो है। शाह साहब यहाँ का चंदा बाहर नहीं जाना चाहिए, लोग ये कहते हैं, हमें फीडबैक देते रहते हैं। देखिए जी, ये मसला चंदे का नहीं है, ये मसला है कि क्या हम अपने आने वाले बच्चों के लिए और अपनी जनाजगाहें मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ इशारा करके, कि हम कल को आज या सुबह या किसी वक्त भी इस दुनिया से जाते हैं, तो हमें कम कम हमारा वहाँ पे जनाजा तो हो। इसको बचाने के लिए हम ये सरदर्दी करते हैं, इसलिए इनको बताते हैं कि आए। अगर इनको यकीन नहीं तो ये डॉक्टर इरफान से पूछ रहे हैं, इनको यकीन नहीं तो ये बकायदा जाके तो निकाले, कम्यून के अंदर से निकाले और उनसे जाके पता करें। इनको इनको शाह इजाजत साहब है। क्या बात करते हैं शाह साहब, टाइम खत्म हो रहा है। हर मजहबी अदारे ने एक दूसरे की मस्जिदों में जासूस बैठाया होता है। नहीं, लेकिन अब इनको एक होना पड़ेगा। अगर ये उलमा हजरात जो है, ये जितने मौलवी तो हजरात शाह हैं साहब इकट्ठे। एक तो हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे में गुरु की बात करते हो, गुरु इकट्ठे होने नहीं, तो देंगे? गुरुओं को गुरुओं को बताए ना कि गुरु जी तो अब ये शाह साहब मसला जो खराब उनका हो गया। चूरन बिकता है उनको तो फंड चाहिए, इकट्ठे होंगे तो पैसा किधर जाएगा? देखिए, अब फंड वाला मसला जो है ये इंग्लैंड में भी खत्म हो गया। आपको पता है इंग्लैंड में भी उन्होंने पाबंदियां कर दिया सख्त। उन्होंने अब जो छुट्टियां हैं, आप वहां से भी 15 दिन से ज्यादा छुट्टी बाहर नहीं गुजार सकते अब उस मुल्क से। वो कहते हैं आ जाओ, सब कुछ बंद। तो ये छुट्टियों वाली, तो ये जो चंदे चंदे वाली बात है, इसको आप भूल जाए। अब यही है कि आपस में जो हम यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ तो पे। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आखिरी रिमार्क्स क्या देंगे? आपको फिर खूबसूरत सी रमज़ान का महीना है, नात भी सुनाते हैं। जी, मैं लोगों से इल्तमास करूंगा कि किसी वक्त भी
जो है इलेक्शन यहाँ पे पार्लियामेंट के भी हो सकते हैं किसी वक्त भी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और दूसरा यह है कि कम्यून के इलेक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कम्यून के इलेक्शन। और कम्यून के इलेक्शन जो है वो आपकी अपने, क्योंकि आप मेजॉरिटी में जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं, यानी कि कोपेनहेगन कम्यून में डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं और एल्बस्टोन और ईसाई और ब्रॉन्डबी में डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। हम इन सबको यकजा करना चाहते हैं। हमारे लिए सारे काउंसलर हजरात, हमें उनसे ज़ाती इख्तलाफ नहीं, हमें उनसे सियासी इख्तलाफ है कि उनको चाहिए था कि कम से कम आके बाहर ये तो सच बोलें कि हाँ जी ये मसले हैं, ये मसले बात ना करें कि हमारे मुकाबले में बंदा ना खड़ा कीजिए, फलानी जगह हमने ये काम किया, हमें इससे तल्लक नहीं। शाह साहब, एक पार्टी तो आपसे वोट का हक लेना चाहती है कि इनको जो 2 साल बाद 4 साल बाद हक मिलता था वोट का कम्यून के लेवल पे, वो कहते हैं इनके बाद डैनिश पासपोर्ट होगा तब ये वोट दे सकेंगे। नहीं, अभी ये इतनी जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फल के दिन के इलेक्शन जो है ये क्या साहब बुनियाद इसी तरह पड़ती है। हाँ जी, अगर ये पीडीएम की गवर्नमेंट है इनके ऊपर कोई पता नहीं कि कभी है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपको खूबसूरत सी नात सुनाते हैं। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला 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 मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शाह साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा इकट्ठे होंगे। अल्लाह।